नमस्ते। आज जानो ज्योतिष में हम आपको बताएंगे जन्म कुंडली के 8वें भाव में सूर्य के प्रभाव के बारे में। 8वां भाव, इसका नाम आते ही एक अजीब सी गहराई और रहस्य का एहसास होता है ना। अचानक होने वाली घटनाएं, गुप्त बातें, बड़े बदलाव, विरासत के मामले, यहाँ तक कि आयु और जीवन के अंतिम सत्य से भी इसका संबंध जोड़ते हैं। ये कुंडली का वो कोना है जहाँ शायद सबसे ज्यादा अनकही बातें छिपी होती हैं। बिल्कुल। इसकी तुलना घर के उस कमरे से की जा सकती है जिसके दरवाजे अक्सर बंद रहते हैं, जिसके अंदर क्या है ये सबको पता है, पर उस पर खुलकर बात करने से लोग कतराते हैं। और जब इस गहरे रहस्यमयी भाव में सूर्य, जो कि हमारी आत्मा, ऊर्जा, जीवन शक्ति, पिता और अधिकार का प्रतीक है, आकर बैठता है, तो एक बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प स्थिति बन जाती है। जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक एक बहुत तेज रोशनी डाल दी गई हो। कुछ चीजें साफ नजर आएंगी, पर कुछ चीजों की परछाइयां शायद और भी गहरी या डरावनी लग सकती हैं। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम देखेंगे कि अगर किसी की जन्म कुंडली में सूर्य 8वें भाव में हो तो इसका क्या मतलब हो सकता है, इसके कौन से अलग अलग पहलू हैं, और साथ ही एक और बहुत ही दिलचस्प विषय, जब दो लोगों के रिश्ते में, जिसे हम सिनेस्ट्री कहते हैं, एक व्यक्ति का सूर्य दूसरे के 8वें भाव में पड़ता है तो उसका क्या असर होता है। क्या ये सच में उतना ही गहरा या प्रभावशाली होता है जितना सुना जाता है? ठीक है, तो शुरू करते हैं व्यक्ति की अपनी कुंडली से। 8वें भाव की पहचान ही है गुप्तता, गहराई, बदलाव, साझे संसाधन। यहाँ सूर्य जैसा रोशन और ऊर्जा से भरा ग्रह क्या करता है? क्या वो इन अंधेरों को मिटा देता है या उन्हें और भी जटिल बना देता है? देखिए, यहाँ बात बहुत ही नुआंस्ड है। 8वां भाव उन चीजों से जुड़ा है जो सामान्य दृष्टि से ओझल हैं। छिपी हुई जानकारी, आयु की लंबाई, जीवन में अचानक आने वाले बड़े उतार चढ़ाव, दूसरों का पैसा या साझे संसाधन जैसे विरासत या जीवन साथी की संपत्ति, टैक्स, इंश्योरेंस, और यहाँ तक कि गुप्त विद्याएं जैसे तंत्र या ऑकल्ट में रुचि भी। सूर्य का यहाँ होना एक अनोखा डायनामिक पैदा करता है। वो निश्चित रूप से इस छिपे हुए भाव को रोशन करने की कोशिश करता है, अपनी ऊर्जा से इसे भर देता है। पर यह रोशनी हमेशा सुखद या आसान नहीं होती। ये उस तेज सर्चलाइट की तरह काम कर सकती है जो कभी-कभी ऐसी चीजें भी उजागर कर देती है जिन्हें हम शायद अंधेरे में ही रखना पसंद करते या जिनसे हम अनजान रहना चाहते। इस भाव का एक पहलू जो अक्सर चिंता पैदा करता है वो है आयु से इसका संबंध। कुछ पुराने ज्योतिष ग्रंथों में 8वें भाव में सूर्य को कम आयु का संकेत माना गया है। क्या इस बात में सच्चाई है? हाँ, ये एक पारंपरिक व्याख्या है जो 8वें भाव के जीवन के अंत और मृत्यु से जुड़े होने के कारण बनी है। क्योंकि सूर्य जीवन शक्ति का मुख्य स्रोत है, उसका इस भाव में होना कुछ लोगों को इस वजह से चिंतित कर सकता है। लेकिन आज के समय में अधिकतर अनुभवी ज्योतिषी इस स्थिति के परिवर्तनकारी प्रभाव पर ज्यादा ध्यान देते हैं। अच्छा, परिवर्तनकारी? हाँ। मतलब ये स्थिति कम आयु से ज्यादा जीवन के बड़े बदलावों, संकटों और चक्रों का हिम्मत से सामना करने की क्षमता के बारे में है। ये व्यक्ति को जीवन की अनिश्चितताओं, मोर्टैलिटी यानी नश्वरता के सच का सामना करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उनका आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विकास होता है। हाँ। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जा सकती है, खासकर हृदय या हड्डियों से संबंधित विषयों में, क्योंकि सूर्य इनका भी कारक है। या अर्घ्य देना, और इससे भी महत्वपूर्ण है पूरी कुंडली का विश्लेषण। लग्नेश की स्थिति यानी कुंडली के पहले भाव का जो स्वामी ग्रह है वो कितना मजबूत है, अन्य शुभ या अशुभ ग्रहों का क्या प्रभाव है, ये सब मिलाकर ही कोई सही अंदाजा लगाया जा सकता है। समझ गए। तो ये बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब व्यक्तित्व पर आते हैं। मैंने जो नोट्स देखे उनमें एक खास बात थी कि ऐसे लोग संकट की स्थिति में बहुत अच्छे से काम करते हैं, जैसे कोई इमरजेंसी रिस्पॉन्डर हो। हाँ, ये उनका एक विशेष गुण माना जा सकता है। अक्सर इनमें अचानक पैदा हुई कठिन परिस्थितियों को संभालने की अद्भुत क्षमता होती है। जब सब लोग घबराहट में होते हैं, ये व्यक्ति शायद बहुत शांति से स्थिति का जायजा लेकर उसे नियंत्रण में लाने की कोशिश करेगा। दबाव में ये बिखरते नहीं हैं, बल्कि और निखरते हैं। अच्छा। हाँ, वे रोजमर्रा के सतह पर चलने वाली जिंदगी के बजाय चीजों की गहराई में उतरने और उनकी गतिशीलता को समझने में ज्यादा रुचि रखते हैं। उन्हें छोटे मोटे ऊपरी मुद्दे बोर कर सकते हैं। वे हमेशा क्यों और कैसे के पीछे जाना चाहते हैं, असल मुद्दे की तह तक पहुंचना चाहते हैं।
ये जो अंदर की दृढ़ता और संकट से ना घबराने की प्रवृत्ति है, ये उन्हें ऐसे प्रोफेशंस में खास सफलता दिला सकती है जहां जोखिम हो, रिसर्च हो, जांच पड़ताल करनी हो, या जहां गुप्त या संवेदनशील जानकारी से काम करना हो, जैसे कि सुरक्षा बलों में, जासूसी में, सर्जरी जैसे मेडिकल फील्ड्स में, या फाइनेंस सेक्टर में भी जहां बड़े और रिस्की फैसले लेने होते हैं। लेकिन इसके साथ एक और बात भी जुड़ी थी कि ऐसे लोगों को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वे शायद थोड़े ज्यादा संवेदनशील होते हैं और कभी-कभी शक्की भी लग सकते हैं, जैसे उनके चारों तरफ एक अदृश्य दीवार हो। आपने सही पकड़ा। वो असल में क्या है, 8वां भाव विश्वास, अंतर्मन की कमजोरी, वल्नरेबिलिटी और गहरे रहस्यों से जुड़ा है। ये वो जगह है जहां हम सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। सूर्य, जो हमारी मैं यानी ईगो और पहचान है, जब इस भाव में आता है तो व्यक्ति अपनी असली भावनाओं, अपनी चिंताओं और कमजोरियों को दुनिया से छुपाकर रखने की कोशिश कर सकता है। वे शायद बहुत जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते। पहले वे दूसरों को अच्छी तरह परखते हैं, उनके इरादों को समझने की कोशिश करते हैं, और जब उन्हें पूरा यकीन हो जाए तभी वे थोड़ा खुलते हैं। इस वजह से बाहर से देखने पर लोग उन्हें कभी-कभी थोड़ा अलग थलग रहने वाला, दूरी बनाने वाला या फिर शक्की मिजाज का समझ सकते हैं। अच्छा। अंदर से वे बेहद संवेदनशील होते हैं, और अगर उनके विश्वास को ठेस पहुंचे तो बहुत आसानी से आहत हो सकते हैं। ये बात उनके निजी रिश्तों पर असर डाल सकती है। अगर वे हर छोटी बात को दिल से लगा लेते हैं या हर चीज में कोई छिपी हुई मंशा ढूंढने की कोशिश करते हैं। और निजी संबंधों में, खासकर शारीरिक नजदीकी के मामले में, वहां भी कुछ अलग था। हाँ, उनके लिए शारीरिक नजदीकी मतलब फिजिकल इंटीमेसी सिर्फ एक जिस्मानी अनुभव नहीं होता। ये अक्सर एक बहुत ही गहरा, लगभग एक आध्यात्मिक अनुभव बन सकता है। आध्यात्मिक? हाँ। शायद बेडरूम ही वो एक जगह है जहां वे अपनी सारी अदृश्य दीवारों को गिराकर अपने सबसे कमजोर, सबसे असली रूप को अपने साथी के सामने जाहिर करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। वे अपने पार्टनर के साथ सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि एक बहुत गहरा आत्मा के स्तर का कनेक्शन महसूस करना चाहते हैं। इसलिए उनके लिए पार्टनर का विश्वास जीतना और उसे हमेशा बनाए रखना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर विश्वास टूटता है तो उन्हें बहुत गहराई तक चोट पहुंचा सकता है। ये तो वाकई में काफी गहरा है। अब एक और बड़े दिलचस्प पहलू पर आते हैं जो 8वें भाव से जुड़ा है, विरासत और पिता का प्रभाव। एक जगह ऐसा कहा गया है कि पिता से मिलने वाली विरासत में अक्सर कोई ना कोई ट्विस्ट या जटिलता होती है। इसका क्या मतलब समझे? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि सूर्य को ज्योतिष में पिता का प्रतिनिधि कारक माना गया है, साथ ही वो सत्ता और अधिकार का भी प्रतीक है। 8वें भाव में सूर्य का होना अक्सर इस बात की ओर संकेत करता है कि व्यक्ति के जीवन में पिता से मिलने वाली विरासत एक मुख्य मुद्दा बन सकती है। अच्छा। लेकिन ये विरासत सिर्फ धन दौलत या संपत्ति तक ही सीमित नहीं होती। ये पिता का प्रभाव, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उनके पूरे या अधूरे काम, या उनके पीछे छोड़े गए कुछ उलझे हुए मामले भी हो सकते हैं। और ये मामला शायद ही कभी बिल्कुल सीधा साधा हो। अक्सर इस विरासत के साथ एक बोझ सा जुड़ा होता है। कुछ जटिलताएं, कुछ छिपी हुई शर्तें या राज, परिवार के अन्य सदस्यों के बीच शक्ति संतुलन, पावर डायनामिक्स, मतलब कि किसके पास कितना नियंत्रण है, इस पर तनाव, या ऐसी जिम्मेदारियां जो व्यक्ति को अचानक अपने कंधों पर लेनी पड़ती हैं। हो सकता है विरासत की शर्तें अजीब हों, या उस पर कोई कानूनी विवाद खड़ा हो जाए, या फिर उसे संभालने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में बड़े बदलाव करने पड़े। तो ये एक तरह से पिता की छाया से जूझने जैसा है, कम से कम उस विरासत के मामले में अपनी अलग पहचान बनाने की चुनौती। कुछ हद तक ऐसा कहा जा सकता है। व्यक्ति को इस मिली हुई विरासत के संदर्भ में अपनी खुद की पहचान को समझना और स्थापित करना पड़ता है। उन्हें साझे संसाधनों से जुड़ी उलझनों को सुलझाना पड़ता है, शायद परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ समझौता करना पड़ता है, उनके साथ अपने अधिकार के लिए बात करनी पड़ती है, और इस पूरी प्रक्रिया के बीच उन्हें अपनी खुद की सत्ता, अपना खुद का अधिकार स्थापित करना होता है। यह उनके लिए एक बड़े परिवर्तन का दौर हो सकता है, एक टर्निंग पॉइंट, जहां वे इस नई जिम्मेदारी को निभाते हुए व्यक्तित्व के तौर पर बदलते हैं, शायद पहले से ज्यादा मैच्योर और जिम्मेदार बन जाते हैं। ये स्थिति उनके अतीत, पिता की विरासत और उनका प्रभाव, और वर्तमान, उनकी अपनी जिंदगी और चुनौतियों के बीच एक पुल का काम करती है। उन्हें मजबूरन पिता के जीवन, उनके फैसलों, उनकी कमियों और खूबियों को एक नई नजर से देखना और समझना पड़ता है। अच्छा, ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। अब रिश्तों की दुनिया में चलते हैं, जो शायद और भी ज्यादा रोमांचक लग रहा है। क्या होता है जब एक व्यक्ति का सूर्य उनके साथी के 8वें भाव में आ जाता है? मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि लोग इसे बहुत गहरा,
प्रभावशाली, यहाँ तक कि जुनूनी भी कहते हैं। और इसके साथ अक्सर एक अजीब सा न टाल पाने वाला खिंचाव महसूस होता है। गहरा और प्रभावशाली, ये दो शब्द इस स्थिति को समझने के लिए बिल्कुल सही हैं। जब एक व्यक्ति का सूर्य, जो उनकी मूल पहचान, उनकी ऊर्जा, उनका आत्मविश्वास है, दूसरे व्यक्ति के 8वें भाव में, जो उस दूसरे व्यक्ति के सबसे गहरे राज, उनके डर, उनकी कमजोरियां, उनकी कामुकता, सेक्सुअलिटी, उनके साझे पैसे और परिवर्तन का घर है, प्रवेश करता है, तो सूर्य वाला व्यक्ति, चाहे अनजाने में ही सही, 8वें भाव वाले व्यक्ति के सबसे अंदरूनी, सबसे छिपे हुए मनोवैज्ञानिक हिस्सों पर प्रकाश डालता है। ओहो, ये बिल्कुल वैसा है जैसे कोई आपके मन के उस कोने में एक तेज रोशनी वाली टॉर्च लेकर चला जाए, जिसे आप दुनिया की नजरों से और शायद खुद से भी छुपा कर रखते आए हैं। ये सुनने में थोड़ा असहज करने वाला लगता है। मैंने कुछ लोगों के अनुभव पढ़े जहाँ उन्होंने कहा कि इस रिश्ते में उन्हें हमेशा खुला हुआ या अनावृत, एक्सपोज्ड महसूस होता था, जैसे उनके अंदर तक पढ़ लिया गया हो, या जैसे सूर्य वाले व्यक्ति को उनके बारे में बहुत ज्यादा पता है बिना उनके कुछ बताए ही। एक व्यक्ति ने तो ये भी लिखा कि उसके भाई का चंद्रमा, जो भावनाओं का प्रतीक है, उसके 8वें भाव में था और वो भाई उसकी गलतियों को अजीब तरीके से पकड़ लेता था, जो उसे बहुत परेशान करता था। बिल्कुल हो सकता है और अक्सर होता भी है। जिसका 8वां भाव प्रभावित हो रहा है, उस व्यक्ति के लिए यह अनुभव काफी बेचैन करने वाला हो सकता है। उन्हें ऐसा लग सकता है जैसे उनका सबसे कमजोर हिस्सा, उनकी अंदर की असुरक्षाएं, उनके पुराने जख्म, सब कुछ सूर्य वाले व्यक्ति के सामने बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं। ये स्थिति कभी कभी उनके पुराने मानसिक आघात, ट्रॉमा या गहरे बैठे डर को भी सतह पर ला सकती है। अच्छा। एक अनुभव था जिसमें व्यक्ति ने बताया कि उसके पार्टनर, जिसका सूर्य उसके 8वें में था, ने उसे थेरेपी लेने का सुझाव दिया और उसने शुरू भी कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसका पार्टनर उसके अंदर की उन उलझनों को देख पा रहा था जिन्हें वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो इससे कम सच नहीं। ये एक अद्भुत चुंबकीय खिंचाव, मैग्नेटिक पुल भी पैदा कर सकता है। हाँ, एक बहुत गहरा एहसास, जैसे आखिरकार कोई ऐसा मिला है जो उन्हें उस स्तर पर समझता है जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाया। एक ऐसी समझ जो शब्दों से परे है। और जिस व्यक्ति का सूर्य है, उसके लिए अनुभव कैसा होता है? क्या वो भी इस गहराई को महसूस करता है? हाँ, निश्चित रूप से। उनके लिए भी ये कम प्रभावशाली नहीं होता। वे 8वें भाव वाले व्यक्ति के रहस्यमयी व्यक्तित्व, उनकी गहराई, उनकी छुपी हुई शक्ति या कमजोरी की तरफ जबरदस्त रूप से आकर्षित हो सकते हैं। उन्हें ऐसा लग सकता है कि इस व्यक्ति में कुछ बहुत खास है, कुछ ऐसा जो उनकी अपनी जिंदगी में कमी थी और ये व्यक्ति उन्हें पूरा करता है। लेकिन साथ ही साथ वे इस अथाह गहराई से घबरा भी सकते हैं। उन्हें भी खुला हुआ महसूस हो सकता है, क्योंकि उनकी अपनी मूल ऊर्जा, उनका सूर्य, इतनी गहरी, अंधेरी और जटिल चीजों से टकरा रहा है जो शायद उनके लिए भी नहीं हो। एक व्यक्ति ने अपना किस्सा बताया था जिसके सूर्य, शुक्र और बुध तीनों पार्टनर के 8वें भाव में थे। उसे ये रिश्ता इतना ज्यादा गहरा और भारी लगा कि वो डर गया कि ये कभी टिकेगा ही नहीं, और वो खुद ही इस रिश्ते से पीछे हट गया। अरे! हाँ, उसे लगा कि इस रिश्ते ने उसकी अपनी सारी असुरक्षाओं को सतह पर ला दिया है। बाद में उसे इसका बहुत अफसोस हुआ। तो ये तो वाकई में एक दो-धारी तलवार जैसी स्थिति हुई। एक तरफ तो एक अत्यंत गहरा, आत्मा को जोड़ने वाला संबंध बनाने की अनंत संभावना है, तो दूसरी तरफ उतना ही गहरा दुख, डर और जटिलता का खतरा भी है। बिल्कुल ठीक कहा। इसमें संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, दोनों ही दिशाओं में, बहुत अच्छा या बहुत मुश्किल। ये बहुत गहरे, अटूट बंधन बना सकता है, एक ऐसा भावनात्मक और शारीरिक संबंध जो शायद ही पहले कभी महसूस किया हो। लोग अक्सर बताते हैं कि वे उस व्यक्ति को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाते। एक तरह का जुनून सा हो जाता है, एक कार्मिक या किस्मत से जुड़े होने का एहसास होता है, जैसे ये रिश्ता होना ही था, शायद कुछ पुराना हिसाब चुकाने के लिए या कोई महत्वपूर्ण सबक सीखने के लिए। कार्मिक कनेक्शन। हाँ, ये एक अत्यंत परिवर्तनकारी संबंध हो सकता है जो दोनों ही साथियों को उनकी मूल सोच और व्यक्तित्व तक बदल दे। इसके माध्यम से व्यक्ति का बहुत बड़ा विकास हो सकता है, पुराने जख्मों को भरने का मौका मिल सकता है। जैसे एक व्यक्ति ने बताया कि कैसे उसके पूर्व प्रेमी, जिसका सूर्य उसके 8वें में था, ने अनजाने में ही उसे उसके बचपन में हुए शोषण को समझने और उससे उभरने में मदद की, एक ऐसी चीज जिसका वो सालों से सामना नहीं कर पा रही थी। वाह! तो इस तरह के रिश्ते में अगर दोनों साथी तैयार हों तो कमाल की ईमानदारी और खुलापन पनप सकता है। अब यहाँ पे इसकी जटिलता और बढ़ जाती है। इसके खतरे क्या हैं? आपने कहा कि ये गहराई डरावनी भी हो सकती है, तो फिर ईर्ष्या,
एक दूसरे पर नियंत्रण करने की कोशिश, शक्ति संघर्ष, पावर स्ट्रगल्स, ये सब कहाँ से आ जाते हैं? खतरा तब बढ़ता है जब इस गहराई को संभालने के लिए जो बुनियादी चीजें चाहिए, जैसे आपसी विश्वास, परिपक्वता और सबसे जरूरी खुला संवाद, कम्युनिकेशन, इनकी कमी होती है। आठवां भाव सिर्फ रहस्य और गहराई का ही नहीं, बल्कि शक्ति, नियंत्रण और साझे संसाधन, पैसा, प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि राज भी से भी गहराई से जुड़ा है। अच्छा। अगर रिश्ते में असुरक्षा की भावना हावी हो जाए तो ये गहरा संबंध बहुत आसानी से जलन और ईर्ष्या, एक दूसरे पर हद से ज्यादा अधिकार जताना, पॉसेसिवनेस और खासकर सांझे पैसों या फैसलों पर शक्ति संघर्ष में बदल सकता है। मेरा क्या है, तुम्हारा क्या है की लड़ाइयां शुरू हो सकती हैं। एक साथी दूसरे पर भावनात्मक रूप से नियंत्रण करने की कोशिश कर सकता है। रिश्ते की सीमाएं धुंधली पड़ सकती हैं। एक व्यक्ति दूसरे में इतना ज्यादा खो सकता है कि वो अपनी खुद की पहचान ही भूलने लगे। और ये यादों से परेशान होने वाली बात, कुछ लोगों ने कहा कि रिश्ता टूट जाने के बहुत समय बाद भी वो व्यक्ति या उस रिश्ते का असर उनके दिमाग पर छाया रहता है। हाँ, ये भी स्थिति का एक पहलू है, क्योंकि कनेक्शन इतना ज्यादा गहरा और बुनियादी स्तर पर होता है, इसलिए इससे अलग होना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल और दर्दनाक हो सकता है। अपनी कमजोरी के खुल जाने का डर या सिर्फ इस जबरदस्त गहराई और इंटेंसिटी का बोझ न उठा पाने का डर किसी एक साथी को अचानक रिश्ते से पीछे हटने या उसे खत्म करने पर मजबूर कर सकता है। इससे दूसरा साथी बेहद धोखा खाया हुआ, अकेला छोड़ दिया गया या जैसे आपने कहा, यादों से परेशान महसूस कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे उस रिश्ते की यादें या उस व्यक्ति का एहसास एक भूत की तरह उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। एक व्यक्ति ने लिखा था कि उसने अपने पार्टनर को इसी इंटेंसिटी के डर से छोड़ दिया था और उसे आज तक वो रिश्ता परेशान करता है। एक और महिला ने बताया कि उसके पार्टनर, जिसका चंद्रमा उसके 8वें में था, का देहांत हो गया, पर वो आज भी उसकी ऊर्जा को अपने आसपास महसूस करती हैं। तो ये बात साफ है, ये स्थिति कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये बहुत तेजी से बहुत गहरा हो जाता है और कभी-कभी इसका अंधेरा पक्ष भी सामने आ जाता है। इस पर एक आखिरी सवाल, क्या इससे कोई खास फर्क पड़ता है कि किसका सूर्य है और किसका 8वां भाव? यानी कौन इस डायनामिक को ज्यादा तीव्रता से महसूस करता है? इस पर थोड़ी अलग-अलग राय हैं और अलग-अलग अनुभव देखने को मिलते हैं। कुछ ज्योतिषों का मानना है कि जिस व्यक्ति का 8वां भाव है, वो उस खुलेपन और कमजोरी, वल्नरेबिलिटी को ज्यादा तीव्रता से महसूस करता है, क्योंकि आखिरकार ये उनका अपना घर है जिसमें कोई बाहर से आकर रोशनी डाल रहा है। अच्छा। दूसरी तरफ कुछ लोगों का अनुभव ये कहता है कि जिस व्यक्ति का ग्रह, इस केस में सूर्य, 8वें भाव में जा रहा है, वो शायद ज्यादा गहराई से प्यार में पड़ सकता है या उस अनिवार्य खिंचाव को ज्यादा जबरदस्ती महसूस कर सकता है, खासकर अगर 8वें भाव वाला व्यक्ति उस गहराई को स्वीकार करने या उसी तरह से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार ना हो। ये भी हो सकता है। हाँ, एक व्यक्ति ने अपना अनुभव बताया जिसका चंद्रमा पार्टनर के 8वें में था और उसने कहा कि उसे लगा कि ग्रह वाले व्यक्ति, यानी वो खुद, ने ज्यादा गहराई और तीव्रता महसूस की थी। अंत में सच ये है कि ये एक बेहद शक्तिशाली डायनामिक है जो दोनों ही लोगों को प्रभावित करता है, दोनों के जीवन में परिवर्तन लाता है। कौन ज्यादा महसूस करता है, ये शायद उनकी अपनी अपनी जन्म कुंडलियों की बाकी स्थितियों पर, उनकी भावनात्मक परिपक्वता पर और उस रिश्ते की समग्र डायनामिक्स पर निर्भर करता है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी सिनेस्ट्री चार्ट का अध्ययन करना जरूरी है। तो इतनी सारी बातें, इतनी गहराई, इतने उतार चढ़ाव, इस सब का सार क्या निकलता है? अगर हम एक मुख्य बात समझना चाहें तो वो क्या होगी? चाहे ये किसी की अपनी जन्म कुंडली में हो या किसी रिश्ते में 8वें भाव में सूर्य का होना, ये कहीं ना कहीं उस गहराई का सामना करने के बारे में ही लगता है ना? अंधेरे, अनजान कोनों में झांकने की हिम्मत करने के बारे में। बिल्कुल सही समझा। इसका मुख्य सार यही है, ये गहराई और तीव्रता, इंटेंसिटी के अनुभव के जरिए होने वाले परिवर्तन के बारे में है। चाहे वो परिवर्तन व्यक्ति को अपनी कुंडली के कारण अकेले झेलना पड़े, अपनी अंदरूनी चुनौतियों से लड़कर, या फिर किसी ऐसे गहरे रिश्ते के कारण अनुभव करना पड़े जो उसकी जिंदगी में तूफान ला दे। ये स्थिति हमें मजबूर करती है अपने अंदर छिपे राजों का सामना करने के लिए, साझी शक्ति या साझे संसाधनों जैसे विरासत या रिश्ते की वित्तीय और भावनात्मक डायनामिक्स से जुड़ी जटिलताओं से निपटने के लिए, अपनी नश्वरता या मोर्टैलिटी और हम दुनिया में पीछे क्या छोड़ जाएंगे, लेगेसी,
इस पर गंभीरता से सोचने के लिए, और कभी-कभी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक मिलन, साइकोलॉजिकल मर्जिंग का अनुभव करने के लिए, जहां दो लोग एक हो जाते हैं। है कि इस गहराई से घबराने या इससे भागने के बजाय इसके प्रति जागरूक रहा जाए, इसे समझने की कोशिश की जाए, और अगर ये किसी रिश्ते में है तो ईमानदारी, खुले संवाद और स्पष्ट सीमाओं, बाउंड्रीज का हमेशा ध्यान रखा जाए। सही कहा। जागरूकता ही शायद इस गहराई में रास्ता दिखाने वाली रोशनी बन सकती है। समाप्त करने से पहले क्या कोई एक आखिरी विचार है जो हम सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं, कुछ ऐसा जिस पर वे इस चर्चा के बाद मनन कर सकें? जरूर। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करती है। अगर आठवां भाव वो सब कुछ है जो छिपा हुआ है, हमारा अंधेरा पक्ष, शैडो सेल्फ, हमारे अनकहे डर, हमारी गुप्त इच्छाएं, और सूर्य हमारी मूल पहचान है, हमारा चेतन मन, कॉन्शियस सेल्फ, तो शायद ये स्थिति, चाहे जन्म कुंडली में हो या दो लोगों के बीच के रिश्ते में, हमें ये पूछने पर मजबूर करती है, हम अपने उन अंधेरे या छिपे हुए हिस्सों को अपनी जागरूक सोच में, अपनी रोजमर्रा की पहचान में शामिल करने में कितने सहज हैं, और ये मिलन की प्रक्रिया कैसे बदलती है, कैसे और तेज या और मुश्किल हो जाती है जब इस पर किसी दूसरे व्यक्ति के मूल अस्तित्व, उनके सूर्य की रोशनी पड़ती है। क्या हम उस रोशनी का स्वागत करते हैं जो हमारे अंधेरे कोनों को उजागर करती है, या हम उससे बचकर भागने की कोशिश करते हैं? इस सवाल का जवाब शायद हर व्यक्ति के लिए अलग होगा। ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर सोचने के लिए काफी कुछ है। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ओके, हमें उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।